हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्वेश्चन बिफोर फ्रिक्शन, क्वेश्चंस बिफोर फ्रिक्शन, वो क्वेश्चन जिसमें फ्रिक्शन का कोई यूज नहीं है। सबसे पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर जिस क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स का यूज है, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और तीसरा सेगमेंट है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का ना हम काइनेमेटिक्स पार्ट डिस्कस किए हैं ना डायनेमिक्स पार्ट। फिर क्या करेंगे, फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट भी डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिफोर फ्रिक्शन, ऐसे क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे जिसमें फ्रिक्शन का यूज नहीं है कि नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ स्मॉल बॉल of mass m is thrown upward with velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force mkv square, where v is its speed. The maximum height attained by the ball is. एक बॉल को ग्राउंड से फेंक दिया गया है। एक बॉल को ग्राउंड से फेंक दिया गया है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। धीरे धीरे बॉल ऊपर जाएगा और एक इंस्टेंट पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। जब इसका वेलोसिटी 0 होगा तो वही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो आपका ये क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। आपको यही मैक्सिमम हाइट निकालना है। यहाँ पे ये बोला है कि आपको रेजिस्टिव फोर्स क्या करना है, इंक्लूड करना, मतलब मानना है कि एयर रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग है। सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी में हम ये मानते थे कि कहीं कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपको एयर रेजिस्टेंस मानना है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मान के चलो कि अगर ग्राउंड से एक्स हाइट ऊपर गए तो मानते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v है। तो इस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, कितना लग रहा है, mkv स्क्वायर। इट मींस एयर ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, है कि नहीं। अब इस पार्टिकल पे एक फोर्स और लगेगा, कौन, ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू mg। तो किसी हाइट x पे, किसी जनरल हाइट x पे पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहा है। एक mg लग रहा है, एक लग रहा है mkv स्क्वायर। देन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो F नेट इक्वल टू माइनस mg माइनस mkv स्क्वायर। हमने ऊपर क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो दोनों नीचे था तो निगेटिव लिए हैं। तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन आ गया एफ नेट बाई एम। अगर एक्सीलरेशन एफ नेट बाई एम आ गया, इट मींस माइनस एम जी माइनस एम के बी स्क्वायर बाई एम। तो एक्सीलरेशन आ गया माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर, एम से एम कैंसल। अब थोड़ा इसको देखे आप लोग, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। क्या आपको एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं सर। एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यू कांट अप्लाई v इक्वल टू u प्लस 50। यू कांट अप्लाई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। यू कांट अप्लाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए दिया गया था। यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इट मींस यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दिया क्या है, गिवन क्या है। तो आपका गिवन है कौन सा रिलेशन, एवी रिलेशन। एवी रिलेशन गिवन है और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, देखिए ध्यान से। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 है, वेलोसिटी। इट मींस आपको कैलकुलेट करना है वीएक्स रिलेशन। वीएक्स रिलेशन जब वेलोसिटी को हम 0 कर देंगे तो x इक्वल टू कैपिटल H हो जाएगा। इट मींस हमें वीएक्स रिलेशन निकाल करके v को हमें 0 पुट करना पड़ेगा।
इट मीन्स यहां के बाद सवाल होगा काइनेमेटिक्स। अब क्या है? काइनेमेटिक्स। यहां से लेकर के यहां तक डायनामिक्स, इसके बाद काइनेमेटिक्स। वो भी काइनेमेटिक्स में हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को। अब सोचिए कि दिया हुआ है a इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर, हमें चाहिए vx रिलेशन। यू कांट राइट a इक्वल टू dv बाई dt। अगर dv बाई dt रख दोगे तो आएगा vt रिलेशन, और हमें चाहिए vx, तो लिखेंगे इसको v dv बाई dx। एक्सीलेशन को ये भी लिख सकते हैं, तो माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर। अब v को ले जाते हैं एक साइड, तो यहां से क्या हो गया? v dv जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए, इधर भी इधर भी। जब x 0 था तो वेलोसिटी u था, और जब x इक्वल टू h हुआ, जब x इक्वल टू h हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। हमने लिमिट पुट कर दिया। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका दिख रहा है सच, इसका सीधा माइनस h आएगा। dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू h तो माइनस h, तो इधर तो माइनस h आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको कैसे करोगे? इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद ही नहीं है। तो दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे g प्लस के वी स्क्वायर, जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर इसको t पुट कर दिया जाए तो इसको क्या पुट करेंगे? तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तो ये 0 के, ये हो गया 2v dv, और ये हो गया dt। ये आपको सिखाया गया होगा मैथमेटिक्स में। तो यहां से आ गया v dv इक्वल टू dt बाई 2k, dt बाई 2k। इसका मतलब अगर हम g प्लस के वी स्क्वायर को t पुट करेंगे तो v dv को हम पुट करेंगे dt बाई 2k। क्लियर है? तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहां पुट किया जाए सिंपली dt बाई 2k होगा जब हम g प्लस के वी स्क्वायर को पुट करेंगे t। आइए हो गया माइनस h, ये 2k तो बाहर चला आएगा। अब बताओ 1 बाई टी का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जानते हैं ln t। तो क्या हो गया? ln t फ्रॉम v इक्वल टू u, सॉरी फ्रॉम v इक्वल टू u टू v इक्वल टू 0, v इक्वल टू u टू v इक्वल टू 0। माइनस को इस साइड ले जाएं, तो यहां से आ गया माइनस 1 बाई ट्वाइस के, और ये हो गया t का मतलब क्या है? g प्लस के वी स्क्वायर, क्योंकि लिमिट दिया हुआ है v में, तो t को पहले v में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया g प्लस के वी स्क्वायर। कहां से कहां? अब सोचो कि अगर इस माइनस को हटा देते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं, तो लिमिट को उल्टा कर दो, फ्रॉम 0 टू u। ये आपको सिखाया गया होगा इंटीग्रेशन में। तो अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या करोगे? ln g प्लस, पहले v इक्वल टू u, तो g प्लस के यू स्क्वायर, माइनस ln, फिर v इक्वल टू 0, तो ln g आ गया। यही क्या है? h के बराबर। तो ये है ln a माइनस ln b। तो ln a बाई बी लॉग की प्रॉपर्टी, तो 1 बाई ट्वाइस के ln g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू h। इट मीन्स h इक्वल टू क्या आ गया? तो h इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस के ln 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई g। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ये सवाल बहुत टफ नहीं था, इस सवाल को बस मैथमेटिकली टफ किया गया है। मैथ को घुसा कर मैथ का एंट्री दिया गया है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से लेकर के इस पॉइंट तक सिर्फ यूज था फिजिक्स, उसके बाद तो मैथ मैथ है सर। यहां से लेके यहां तक डायनेमिक्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक काइनेमेटिक्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन। तो सवाल क्यों टफ लगा?
सर डायनेमिक्स भी घुसाया, काइनेमेटिक्स भी घुसाया और मैथमेटिकल पार्ट को भी टफ किया, लेकिन सवाल करने योग्य है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A spaceship in space sweeps a stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at a rate dm by dt equal to vv square, where v is its instantaneous velocity. The instantaneous acceleration of satellite is. मान लो एक स्पेस में सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये मान लो सैटेलाइट है या स्पेसशिप मानते हैं इसको, ठीक है, स्पेसशिप मान लेते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो स्पेस में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, इस डस्ट पार्टिकल को ये खींचेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो मास पार्टिकल के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सोचो अगर मास पार्टिकल इसमें, अगर ये मास पार्टिकल को खींचेगा तो मास पार्टिकल इसमें चिपक जा रहा है, और अगर मास पार्टिकल इसमें चिपक जा रहा है तो इस स्पेसशिप का मास कांस्टेंट नहीं है। तो सवाल हो गया वेरिएबल मास सिस्टम का। सवाल किसका हो गया? सवाल हो गया वेरिएबल मास सिस्टम का, वेरिएबल मास सिस्टम का। और अगर सवाल वेरिएबल मास सिस्टम का हो गया देन यू कांट राइट F इक्वल टू ma। ये लिखना भी पाप है, ये लिखना भी पाप है, ये पाप लिखना है भाई, ये लिखना भी पाप, क्योंकि ये तब लिखते हैं जब मास होता है कांस्टेंट। लेकिन सर ये स्पेसशिप का मास ही कांस्टेंट नहीं है। तो हम बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला लिखेंगे कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल। तो क्या हो गया देखो ध्यान से, यू कैन राइट फोर्स इक्वल टू, पहले मास बाहर निकालते हैं, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल को, m dv by dt प्लस v dm by dt। हम फोर्स के इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो पूछा क्या है? बताइए इसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा, कैसे लिखोगे? अब सोचो कि इस पूरे सिस्टम का बात किया जाए, अगर स्पेस मान के चलो कि देखना ध्यान से, ये स्पेसशिप है और जो डस्ट पार्टिकल आ रहा है, जो डस्ट पार्टिकल इससे अटैच हो रहा है, कौन सा पार्टिकल कहां लिखा हुआ है? डस्ट। तो अगर इस पूरे सिस्टम को मानेंगे देन व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं? तो इसको लिखेंगे जीरो, तो ये हो गया जीरो। अब देखो यहाँ पे m dv by dt, वेयर dv by dt क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ स्पेसशिप, और प्लस v व्हाट यू कैन राइट dm by dt vv स्क्वायर, ये आ गया vv स्क्वायर। यहां से हो गया m dv by dt माइनस इक्वल टू यहाँ vv स्क्वायर, सॉरी ये हो गया vv क्यूब। It means you can write dv by dt that is acceleration equal to minus vv cube by mass। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। सिंपल सवाल है ये, आपके सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज किया कि भाई मास कांस्टेंट नहीं है। यू कांट अप्लाई द फॉर्मूला F इक्वल टू ma, यू अप्लाई द फॉर्मूला F इक्वल टू dp by dt। और यहाँ पे हमने इसको जीरो क्यों पुट किया? क्योंकि जब ये डस्ट पार्टिकल को स्पेसशिप खींच रहा था तो एक्सटर्नल फोर्स क्या था? जीरो, है कि नहीं? लेकिन खुद सोचो ध्यान से कि आप खुद सोचो, जब भी मास ऐड होगा या डीअटैच होगा मेन सिस्टम से तो एक्सीलरेशन आ सकता है। सोचो अगर हम अपने को और इस बॉल को अगर हम एक सिस्टम मान ले तो इसको आगे फेंके तो मेरा मास कम हो, तो हम इसको आगे फेंके तो ये हमको पीछे फेंका तो फोर्स तो लगा सर, मेरा मास चेंज किया तो फोर्स लग सकता है।
तो मास चेंज भी होता है तब भी फोर्स लग सकता है, और उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है ये थ्रस्ट फोर्स के कारण ही ये एक्सीलरेशन आया है, v dm/v। अरे क्लियर है क्या? इतना पढ़ना नहीं है। पहले वेरिएबल मास सिस्टम था, अब वेरिएबल मास सिस्टम को निकाल दिया गया है, लेकिन तब पर भी ये आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है। क्या बोले कि सोचो अगर हम और ये सिस्टम है, इसको फेंके इधर, तो ये मेरे को पीछे फेंकेगा, है कि नहीं? क्योंकि हमने इस पे आगे फोर्स लगाया, ये हम पे पीछे फोर्स लगाया। तो एक है ये तरीका सोचने का। एक दूसरा तरीका क्या है कि सर हमसे मेरा मास चेंज कर रहा है, पहले हम दोनों सिस्टम में थे, अब सिस्टम में बस हम ही है, तो मेरा मास चेंज किया तो हम पे फोर्स लग सकता है, उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। हम इस पे आगे फोर्स लगाए, ये हम पे पीछे फोर्स लगाया, थ्रस्ट फोर्स, और उस थ्रस्ट फोर्स के कारण ही ये एक्सीलरेशन आया। उतना नहीं सोचना था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ फोर्स को जीरो हम क्यों लेंगे? तो बताएं भाई, इस पूरे सिस्टम को मान लोगे तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राफ का। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, टेकन एज पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऊपर लेना है पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट ये। फ्रॉम द ग्राउंड द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम। मोमेंटम हाइट डायग्राम बनाना है, मतलब मोमेंटम और हाइट में डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाना है। तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट में लिखो इक्वेशन। अब आपको पता है कि जैसे ही बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन होता है कांस्टेंट। अब पूछा है मोमेंटम हाइट, मतलब हम निकालेंगे वेलोसिटी हाइट में रिलेशन। अब वेलोसिटी में मास से मल्टीप्लाई कर लो, मोमेंटम आ गया भाई। अगर मोमेंटम हाइट रिलेशन पूछा है तो आप निकाले वेलोसिटी हाइट रिलेशन, वेलोसिटी हाइट। और सिंपली अगर वेलोसिटी में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मास क्या है? कांस्टेंट यहाँ पे, तो जैसा वेलोसिटी हाइट रिलेशन आएगा जिस नेचर का, उसी नेचर का मोमेंटम हाइट रिलेशन भी आएगा। क्योंकि वेलोसिटी में बस तुम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज मास, तो आपका मोमेंटम आ जा रहा है। व्हाट वी कैन राइट? सोचो कि अगर यहाँ देखना, बॉल को यहां से हम फेंक दिए हैं, मैक्सिमम हाइट ये है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। तो किसी हाइट एच पे इसकी वेलोसिटी क्या है? v। तो व्हाट वी कैन राइट? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। कहीं भी हम टाइम का यूज नहीं करेंगे। यू कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, एक्सीलरेशन है निगेटिव क्योंकि ऊपर पॉजिटिव माना है तो ग्रेविटी नीचे है, तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू h। तो क्या आ गया? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। अब देखिए ध्यान से, इसको मानते हैं y, ये तो हो गया कांस्टेंट, और ये क्या है? x। तो आपको नहीं लग रहा है कि y और x में क्वाड्रेटिक बन रहा है? वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और वाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनता है तो ग्राफ पैराबोला आता है कि नहीं? तो ये और ये तो गलत हो गया सर सीधा, क्योंकि बनेगा पैराबोला, और वो भी पैराबोला खुलेगा x के तरफ, मतलब h के तरफ, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो खुलता है y के तरफ। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो किधर खुलता है? x के तरफ। लेकिन सोचो अगर x इक्वल टू ऐसा हो जाए, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ग्राफ खुलेगा x के तरफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो ग्राफ खुला y के तरफ, ये y है और ये x है। लेकिन ग्राफ अगर x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हुआ तो ग्राफ खुलेगा x के तरफ। तो देखो यहाँ पे अगर h इक्वल टू एक्स माने हैं तो ग्राफ खुला है h के तरफ। देख ले ये वाला या ये वाला, है कि नहीं? अब दोनों में से कोई एक सही है तो वो हम एरो से डिसाइड करें। इनिशियल पॉइंट चेक करते हैं। t इक्वल टू, जब t इक्वल टू 0 था, जब बॉल को फेंके थे तो वेलोसिटी क्या था? पॉजिटिव था।
तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब h इक्वल टू 0 पे मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ, अब देखो यहाँ पे h इक्वल टू 0 पे मोमेंटम निगेटिव है, ये आंसर। देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है मोमेंटम घट के 0 हो गया, देखो हाइट बढ़ रहा है मोमेंटम घट के क्या हो गया, 0 हो गया, देखो वेलोसिटी 0। अब फिर देखो मोमेंटम नीचे आया है, वेलोसिटी नीचे हो गया है, तो वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव तो मोमेंटम भी निगेटिव, देखो मोमेंटम निगेटिव हो रहा है कि नहीं। तो ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन लिख डालो, अगर पॉसिबल है इक्वेशन लिखने में, अगर इक्वेशन लिखने में सक्षम हो तो इक्वेशन लिख डालो, उसके बाद एक दो पॉइंट चेक कर लो, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with an initial velocity v naught from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball, v is instantaneous velocity, and gamma is a constant. The time taken by ball to rise its zenith, zenith का मतलब maximum height, zenith का मतलब क्या हो गया, maximum height। ये पहला वाला ही सवाल है, उसमें पूछा था कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम हाइट होने में टाइम क्या लगेगा। उसमें लिखे थे a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, इसमें लिखेंगे a इक्वल टू डीवी बाई डी, क्योंकि हमसे पूछा है वीटी रिलेशन, और v इक्वल टू 0 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टाइम मैक्सिमम हाइट पहुंचने का। तो क्या है भाई, एक बॉल को सिंपली v नॉट से फेंक दिया गया है, ये ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड घटेगा, मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यही आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट होने में कितना टाइम लगा, t इक्वल टू व्हाट। अब किसी x पे, किसी जनरल हाइट पे इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी v होगी तो ड्रैग फोर्स लग रहा है m गामा v स्क्वायर। आपको पता है कि ड्रैग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अब यहाँ पे एक लगेगा mg ग्रेविटी, तो नेट फोर्स क्या हो गया, यू कैन राइट नेट फोर्स इक्वल टू सिंपली माइनस mg प्लस m गामा v स्क्वायर, ऊपर पॉजिटिव माने हुए हैं। व्हाट यू कैन राइट एक्सीलरेशन इक्वल टू f नेट बाई m, f नेट बाई m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यू कैन राइट एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन सा रिलेशन दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है एवी रिलेशन, कौन सा रिलेशन, एवी रिलेशन, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वीटी रिलेशन, और वीटी रिलेशन निकालकर भी क्या करना पड़ेगा, आपको 0 पुट करना पड़ेगा। जब वेलोसिटी 0 करोगे तो टाइम आ जाएगा, है कि नहीं। क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नहीं सर, यू कांट अप्लाई द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, बच्चा लगाता है, आइए तभी लगाते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या किया जाए, तो यू कैन सिंपली राइट a इक्वल टू dv बाई dt, इसके बाद प्योरली काइनेमेटिक्स है, अब इसके बाद प्योरली काइनेमेटिक्स, बस डायनामिक्स यहां से लेकर के यहां तक था, अब काइनेमेटिक्स। यू कैन राइट dv बाई dt, क्योंकि vt रिलेशन चाहिए, dv बाई क्या लिखेंगे, dv बाई dt इक्वल टू माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा सिंपली v को लेके आओ एक साइड, तो हो गया g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी क्या था, v नॉट, तो v नॉट। अब जब t इक्वल टू t है तो वेलोसिटी क्या है, 0। ये हमने लिमिट पुट कर दिया, लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, उसमें गलती हुआ तो आंसर रॉन्ग। अब क्या करेंगे सर, इसका फॉर्मूला तो हम जानते ही नहीं है, इसका फॉर्मूला हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू v,
फर्स्ट इसको चेंज करते हैं, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिंपली dv इक्वल टू गामा लेते हैं कॉमन, ये हो गया g बाई गामा प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टी, जीरो से इसका इंटीग्रेशन टी, लिमिट क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस टी, लिमिट जीरो से टी, सिंपली क्या आ जाएगा माइनस टी ही चला आएगा। यहां से क्या किया जाए, गामा बाहर निकाल लो, 1 बाई गामा, ये आ गया dv g बाई गामा प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी। अगर इसको हम मान ले के, इसको हम मान ले के तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं, हमको ध्यान में है कि इसका इंटीग्रेशन 1 बाई के प्लस वी के प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के क्या है कांस्टेंट, देखो जी बाई गामा कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट और गामा कांस्टेंट बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू वी, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 बाई रूट के tan इनवर्स x बाई रूट के प्लस कांस्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। और ये आप मैथमेटिक्स पार्ट में पढ़ते भी होंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई रूट के tan इनवर्स x बाई रूट के प्लस कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये अगर k है तो सोचो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली 1 बाई गामा, 1 बाई रूट के का मतलब हो गया 1 बाई जी बाई गामा, रूट में रूट के है, के को हम ये मान लिए हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई रूट जी बाई गामा, और लिमिट कहां से कहां, लिमिट दिया हुआ है फ्रॉम v नॉट टू जीरो, फ्रॉम v नॉट टू जीरो इक्वल टू टी। अब देखो रूट गामा गामा को काटेगा तो ये हो गया रूट गामा इंटू रूट जी, तो ये हो गया 1 बाई रूट गामा जी इक्वल टू, नहीं इंटू, सोचो यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था माइनस था, तो इस क्या एक काम करो, इस माइनस को हटाओ, और इस माइनस को हटा करके वो माइनस लेके आओ इस साइड, ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचो अगर इस माइनस को यहां से रिमूव कर दिया जाए तो लिमिट को उल्टा कर दो, क्या कर दो, लिमिट को उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स गामा रूट जी एक्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू v नॉट इक्वल टू टी, तो आ गया ये 1 बाई रूट गामा जी इक्वल टू, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स रूट गामा जी, पहले x इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x पुट कर दिए हम लोग, यहाँ पे सिंपली होगा v, v हमने ये x को पुट कर दिया, यहाँ पे सिंपली v, यहाँ पे भी सिंपली v, क्योंकि x इक्वल टू v है ना, हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू तो v है, तो यहाँ v सिंपली v, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले v इक्वल टू वी नॉट, फिर माइनस tan इनवर्स रूट गामा जी जीरो, तो tan इनवर्स जीरो इक्वल टू टी, ये इसका मतलब जीरो। अरे भाई ये इसका मतलब क्या है, tan थीटा इक्वल टू जीरो, tan इनवर्स जीरो का मतलब है tan थीटा इक्वल टू जीरो, और tan थीटा इक्वल टू जीरो क्या होता है जीरो। सिंपली यहाँ पे देखे तो क्या हो गया 1 बाई रूट गामा जी tan इनवर्स रूट गामा बाई जी इंटू वी नॉट इक्वल टू टाइम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट ही मैच कर रहा है। ये भी सवाल टफ क्यों, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी सवाल टफ इसलिए है क्योंकि ये इसमें इंटीग्रेशन हुआ है, और वो भी
एक अच्छा वाला इंटीग्रेशन को यूज किया है। तो बच्चा बस इसलिए छोड़ देगा तो उसे इंटीग्रेशन पे कमांड नहीं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखे, है कि नहीं। तो कभी कभी सवाल को टफ मैथमेटिकली भी कर दिया जाता है कि नहीं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud ball of thickness 20 centimeter, if the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 to power minus 2 meter, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to। एक मड वॉल है, मतलब मिट्टी का वॉल है, एक मिट्टी का वॉल है। एक बुलेट यहां से इंटर किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो दीवार है, मड का दीवार है, इसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लॉजिकल सा बात है कि जब बुलेट अंदर जाएगा तो दीवार जो है एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो रेजिस्टेंस क्या होगा? अपोजिट टू वेलोसिटी। तो सिंपली इसो ये दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो सवाल ये पूछा गया है कि जब बुलेट इमर्ज होगा, जब ये बुलेट इमर्ज होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। फोर्स दिया हुआ है, बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.2 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 20 ग्राम। इट मींस यू कैन राइट फॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एस यूनिट का ध्यान रखना है, सब एसआई यूनिट। अब सोचो, अप्लाई द फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। अरे भाई साहब, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है, यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, कहीं भी टाइम इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। अगर हम इधर मान ले पॉजिटिव तो हो जाएगा ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब सब कुछ साइन के साथ अपने पास भी चला आएगा, है कि नहीं। अब इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो। ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया। जहां भी ये फार्मूला लगता है वहां पे कहीं ना कहीं आप वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। क्या कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस फोर्स, वर्क डन बाई रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 माइनस 1, सिंपली हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 0.2। ये डिस्प्लेसमेंट आपका है इक्वल टू हाफ मास दिया हुआ है 20 ग्राम, उसको एसआई में चेंज करना इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई यू दिया हुआ है, वी आ गया, खत्म। तो जो आपके मन में स्ट्राइक कर जाए एग्जाम में आप वो लगा दोगे, है कि नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? A particle of mass m is moving in a straight line with momentum p starting from t equal to 0 of force kt, of force kt, अच्छा फोर्स टाइम का फंक्शन है, act in the same direction on the moving particle during time interval t so that momentum changes from p to 3t, here k is a constant, the value of t each। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है जिसका इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है p। अगर इस पे हम फोर्स लगा देते हैं मोमेंटम के अलोंग ही इन द सेम डायरेक्शन, कितना kt, ये लग गया फोर्स। तो t टाइम के बाद इसका मोमेंटम हो जाता है 3p। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि बताओ t क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट।
मोमेंटम ऑफ फोर्स, दो बातें की है, क्या लगाए? सिंपली F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मींस dp इक्वल टू f dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, t आएगा चेंज इन मोमेंटम। आपको पता है भी चेंज इन मोमेंटम का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या दिया हुआ है? फाइनल दिया हुआ है 3p, इनिशियल दिया हुआ है p, फोर्स दिया हुआ है kt और टाइम के रिस्पेक्ट में 0 से t। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2p, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई टी फ्रॉम 0 टू t, तो हो गया kt स्क्वायर बाई 2। इट मींस यू कैन राइट t स्क्वायर इक्वल टू 4p बाई k। इट मींस t इक्वल टू 2 अंडर रूट p बाई k। सिंपल सवाल। फोर्स मोमेंटम में क्या रिलेशन? पता, इसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम मतलब वो सब क्या सोचना है, हमें फोर्स मोमेंटम का इक्वेशन हर एक बच्चे को ध्यान में रहता है। सवाल सॉल्व कर लिया, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 मिनट। आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m is acted upon by a force given by empirical law this। एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स इक्वल टू आर बाई टी स्क्वायर इंटू वी, इसका मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वी इंटू टी नहीं है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाई ऑब्जर्विंग द मोशन। इस लॉ को, ये जो लॉज ऑफ मोशन है, ये मोशन के लॉ है कि नहीं? ये जो लॉज ऑफ मोशन है, इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया गया मोशन के हेल्प से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द बेस्ट वे इज टू प्लॉट। तो जब हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं। अगर हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम वेलोसिटी और टाइमिंग को, वेलोसिटी और टाइम एक ले लिए। वेलोसिटी एक, मतलब कहने का मतलब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम, हम ये ले लिए हैं। और हर एक टाइम पे देखते हैं वेलोसिटी क्या है, क्योंकि मेरे पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच है तो हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस पे ये फोर्स लग रहा है तो हर एक समय पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो मेरे पास मशीन है वेलोसिटी को चेक करने के लिए, तो हम हर एक टाइम पे वेलोसिटी चेक कर लेंगे। अब फिर वेलोसिटी चेक कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, हर एक कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो ग्राफ बनेगा। तो बोला कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए? log vt अगेंस्ट 1 by t, vt अगेंस्ट t स्क्वायर, log vt अगेंस्ट 1 by t स्क्वायर, log vt अगेंस्ट t। फोर्स ये दिया हुआ है, व्हाट यू कैन राइट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, इसका मतलब फोर्स बाय मास, इट मींस यू कैन राइट r by m अपॉन, सॉरी यहाँ v by t स्क्वायर होगा, v by t स्क्वायर अपॉन v by t स्क्वायर। हमें चाहिए वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। देखो लिखा हुआ वेलोसिटी और टाइम, ऑप्शन देख के लगा। तो लिखोगे सिंपली a इक्वल टू dv बाई डी टी, r बाई एम, v बाई टी स्क्वायर। यहां लिख लिए dv बाई वी, r बाई एम, टी टू द पावर -2 dt। dt को इधर ले गए और v को इधर लेके आए, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln v। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? r बाई एम टी टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 x टू पावर n का फॉर्मेट है ये, प्लस सम कांस्टेंट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट इधर भी आएगा, एक कांस्टेंट इधर भी आएगा, दोनों को हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए हैं। तो यू कैन राइट ln v इक्वल टू -2 + 1 -1 माइनस r बाई एम टी टू द पावर -1, इसका मतलब 1 बाई टी प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, इसको y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, तो ये स्लोप हो गया। ये क्या हो गया? स्लोप हो गया।
तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो सोचो अगर ग्राफ हम एल एन वी और 1/t के बीच में बनाएंगे तो सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ आएगा। जब इक्वेशन को ऐसा फोर्स लग रहा था, थोड़ा सा मैथ कैलकुलेट किए, थोड़ा सा मैथ लगाए। जब मैथ लगाए तो हमें ऐसा ग्राफ मिला, ऐसा ऐसा इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन बोलता है कि वाई एक्सिस पे भी मत लिखो, लिखो एल एन वी, और इस पे क्या लिखो 1/t। तो आपको ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन, वो सिंपलेस्ट ग्राफ होगा। तो आप उसी को प्लॉट करो, है कि नहीं। तो कौन सा आंसर, द बेस्ट वे इज टू प्लॉट। तब सबसे बेस्ट वे क्या है, तो स्ट्रेट लाइन वाई सबसे बेस्ट वे है। बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m is at rest at the origin at time t equal to 0। पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, ये गिवन है भाई। अच्छा यहाँ पे ये नहीं बनाया है, यहाँ पे बना दो आप, p एक्सिस भूल गया होगा, मिसप्रिंट। अच्छा, अब क्या है, उस पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है, फोर्स है वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन द एक्स डायरेक्शन। तो इस स्पीड इज डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कौन से कर्व को, स्पीड को हम डिपिक्ट दर्शा सकते हैं, सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपको वेलोसिटी टाइम में रिलेशन निकालना पड़ेगा। पहले रिलेशन निकालोगे तभी तो ग्राफ बनाओगे। फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू एफ नॉट e टू द पावर माइनस डी टी। एक्सीलरेशन होगा फोर्स बाय मास, सिंपली क्या आ गया, एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ई टू द पावर माइनस बी टी। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, एटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, एटी रिलेशन। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, तो आपको कैलकुलेट करना है वीटी रिलेशन। तो यहां तक डायनेमिक्स, इसके बाद काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या लिखोगे, अब सिंपली हमें निकालना है वीटी रिलेशन। यू कैन राइट एक्सीलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ई टू द पावर माइनस बी टी। तो यू कैन राइट dv इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ई टू द पावर माइनस बी टी डी टी। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 एंड ओरिजिन। तो एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। तो जब उस t के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में, जब t 0 था, जब t 0 था तो v भी 0 था, और जब t हुआ तब v हुआ। तो ये आ गया v माइनस 0। लिमिट अपर लिमिट भी, लोअर लिमिट 0। एफ नॉट बाई एम कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, माइनस बी है तो माइनस बी नीचे चला आएगा। अब ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बी टी, कहां से कहां, फ्रॉम 0 से लेकर के टी तक। ये सिंपली हो गया v। अगर इस माइनस को हटा दिया जाए तो लिमिट को उल्टा कर दो, तो हो जाएगा एफ नॉट बाई एम बी, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बी टी, कहां से कहां, फ्रॉम टी टू 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v इक्वल टू एफ नॉट बाई एम बी, पहले e टू पावर माइनस बी टी, तो पहले b, पहले t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 तो 1, और फिर t इक्वल टू t पुट करेंगे तो क्या माइनस बी। ये आपका इक्वेशन आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया। कौन सा सही होगा, तो इसका ग्राफ तुमको पता ही नहीं चल रहा है।
जबकि 12th पढ़ते पढ़ते आप इसका ग्राफ बता दोगे। ओके, ऐसा ही आता है, याद करो जब पढ़ते हो आप कैपेसिटेंस, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा आता है, और ग्राफ ऐसा या ऐसा होता है, ये तो नहीं होता है, ये तो ये होगा नहीं। कैसे चेक करते हैं बताओ? जब t इक्वल टू 0 था, तो t इक्वल टू 0, बताओ वेलोसिटी क्या है? 0 दिया हुआ है, बिल्कुल, यहाँ भी स्टार्ट हुआ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। जब t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेगा, इन्फिनिटी, तो अगर इसको इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी। 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? टेंस टू 0। 1 अपॉन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अगर यहाँ लिखोगे इन्फिनिटी तो हो गया ये 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये आ गया टेंस टू 0। तो 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 1। इसका मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो फोर्स आ रहा है, सॉरी, जो वेलोसिटी आ रहा है, वो आ रहा है एफ नॉट बाई एम बी। मतलब कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है? ये कांस्टेंट, एफ नॉट भी कांस्टेंट, एम बी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। तो पहले तो ये दोनों में ये गलत, एफ नॉट बी बाई एम, दोनों ग्राफ सेम ही है, बस इसके कारण गलत हुआ है, ये एफ नॉट बाई एम बी, तो ये सही। देखो तो जैसे टाइम बढ़ते जाए तो फाइनली जब जब इन्फिनिटी हो रहा है, तो वेलोसिटी एफ नॉट बाई एम बी को अप्रोच कर रहा है, वो कांस्टेंट हो जा रहा है बहुत समय के बाद। तो कौन सा ग्राफ? ग्राफ नंबर बी। बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? Two fixed frictionless inclined plane making an angle 30 degree and 60 degree with the vertical are shown in the figure. The two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? दिया क्या है ना कि दो इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, एक 60 डिग्री इंक्लाइंड है, एक 30 डिग्री इंक्लाइंड है। गारंटी है कि दोनों का एक्सेलेरेशन आएगा जी साइन थीटा। तो दोनों के एक्सेलेरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, दोनों के एक्सेलेरेशन का क्या निकालना है? वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि पूछा है रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपको निकालना है एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो पहले दोनों का एक्सीलरेशन तो निकालो, दोनों के एक्सीलरेशन के निकालने के बाद दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, और फिर दोनों को माइनस कर देना है। मतलब ये क्या होगा? सिंपली एक्सीलरेशन ऑफ ए किधर? वर्टिकल डायरेक्शन में, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी किधर? वर्टिकल डायरेक्शन में। सिंपल। तो कोई मान लेते हैं जनरल थीटा। आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। अब आप इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, सोचो तो बताओ ये एंगल क्या होगा? तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। लॉजिकल सवाल, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। तो सोचे ध्यान से, ये है जी साइन थीटा, और ये जो एंगल है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो लॉजिकल सवाल, ये 90 माइनस थीटा, और इधर जी साइन थीटा है, तो ये क्या होगा? इधर लिखोगे जी साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा जी साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? वो भी साइन थीटा, तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम ले लिए वर्टिकल कंपोनेंट। तो बताओ अगर ए का देखोगे तो आ जाएगा जी साइन स्क्वायर 60 माइनस जी साइन स्क्वायर 30। ये बी का जी साइन स्क्वायर 60 माइनस जी साइन स्क्वायर 30, कुछ नहीं किए हैं, पहले दोनों का एक्सेलरेशन निकाले हैं, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए। अब इसका अलग उतना परेशानी क्यों करना है? एक जनरल थीटा मान लो, दोनों का सेम रिलेशन आएगा, एक में थीटा 60, एक में थीटा 30, हो गया सवाल सॉल्व। जहां पे आपको जी का वैल्यू लेना है 9.8।
क्या लेना है 9.8, क्योंकि जी कुछ नहीं लिखा है और ऑप्शन देख के लगा 9.8 के टर्म में है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्राफ पे सवाल काफी रहता है, ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पे सवाल केमिस्ट्री में भी, ग्राफ पे सवाल मैथमेटिक्स में भी, और ग्राफ पे सवाल फिजिक्स में भी। ग्राफ को ध्यान से बच्चा, द फिगर shows द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन है और ये टाइम है। बहुत बढ़िया। ऑफ वन डायमेंशन मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशन का मतलब। ऑफ बॉडी ऑफ मास, ये है मतलब मास दिया हुआ है 0.4 kg। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स? चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं। अगर फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा चेंज इन मोमेंटम। क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम। और इसी का नाम है इम्पल्स। इसी का नाम क्या है? इम्पल्स। अगर फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाए, फोर्स इनटू टाइम, सिंपली क्या? इम्पल्स। एंड इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में चेंज निकालेंगे तो अपने आप इम्पल्स चला आएगा, है कि नहीं? अब देखो थोड़ा ग्राफ को स्टडी करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी है कांस्टेंट। लेकिन अचानक से देखो यहाँ पे वेलोसिटी घटने लगा, सॉरी अचानक देखो तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्योंकि बताओ वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। बताओ यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है, इस वाले केस में अगर थीटा पॉजिटिव है तो इसके लिए tan थीटा पॉजिटिव हो गया, और tan थीटा पॉजिटिव हो गया, सॉरी थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया, tan थीटा पॉजिटिव हो गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। अगर इसके लिए आप चेक करें, इसके लिए, इस वाले ग्राफ के लिए, तो देखो थीटा ऑब्ट्यूज है। कहां से लेते हैं? फ्रॉम थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा देखो ऑब्ट्यूज है, तो थीटा ऑब्ट्यूज है तो इसके लिए tan थीटा क्या हो गया? इसके लिए tan थीटा निगेटिव हो गया, और tan थीटा निगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी निगेटिव। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। मतलब यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है यहां से लेके 2 सेकेंड तक, और 2 से लेके, या सॉरी ये 4 सेकेंड होगा, 2 से लेके 4 सेकेंड तक वेलोसिटी है निगेटिव। मतलब पलटी मारा है। क्या हुआ है? पलटी मारा है। अब देखो ध्यान से, ये अचानक से यहाँ पे शार्प, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शार्प चेंज है, यहाँ पे शार्प चेंज है, मतलब यहाँ पे झटका लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? झटका लगा है। किस टाइप का झटका? सोचो, एक बॉल को, अगर इस मानो ये फ्लोर है, एक बॉल को फेंक दिया जाए 10 मीटर पर सेकंड से, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड से, ये गया और फिर टक्कर मार के इधर आया, तो यहीं पे झटका लगा है। दोबारा समझे, समझने वाला सवाल ये, मान के चलो ये फ्लोर है, ये दीवार है, बताओ वेलोसिटी क्या होगा यहाँ से? तो ये है दूरी, ये है 2 और ये भी है 2, तो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर भी 2 और बेस भी 2, मतलब वेलोसिटी जो आया है वो आया है इसके लिए 1 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए -1 मीटर पर सेकेंड। 0 से 2 +1 मीटर पर सेकेंड, और 2 से 4 -1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 से 4 से 6 +1 मीटर पर सेकेंड, और फिर 6 से 8 -1 मीटर पर सेकेंड। तो मान के चलो कि ऐसा हम दीवार ले लेते हैं। ये दो, ये ग्राफ किस फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है? देखो ध्यान से, मान लो ये t = 0 है और ये t = 2 सेकेंड, तो हम फेंके हैं 1 मीटर पर सेकेंड से, स्मूथ सरफेस है, गया 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 गया, टक्कर मारा, टक्कर मारते इसको झटका मिला, यहां से मिला इम्पल्स, इम्पल्स मिलते ही हो गया ये अपोजिट। सेम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 मीटर पर सेकेंड, बस डायरेक्शन चेंज किया है, तभी हम लिखे निगेटिव, -1 मीटर पर सेकेंड।
मतलब इसका मान लेते हैं E इक्वल टू 1। तो यहां से यहां, फिर यहां, जैसे ही फिर T इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जैसे ही फिर यहां से यहां आएगा तो 2 सेकेंड और हो जाएगा, तो T इक्वल टू 4 सेकेंड, फिर यहाँ T इक्वल टू 6 सेकेंड, फिर यहाँ T इक्वल टू 8 सेकेंड। तो इसके बीच में ये लगातार ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हमने ग्राफ को एक फिजिकल फेनोमेना से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको इतना नहीं करना था, आपको बस फील दिला रहे हैं कि फील कैसे करते हैं, ये किस फिजिकल फेनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो ध्यान से, सिंपली देखना है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पल्स का मतलब हो गया, देखो टक्कर मारने के पहले, एक दीवार में देखना, टक्कर मारने के पहले वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और टक्कर मारने के बाद वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड। इधर निगेटिव माने, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, M V फाइनल माइनस V इनिशियल। M कितना दिया हुआ है? 0.4। व्हाट इज द V फाइनल? -1। व्हाट इज द V इनिशियल? 1। तो 0.4 इंटू -2, इसका मतलब क्या आ गया? -0.8। हमें बस चाहिए था मैग्नीट्यूड, तो टिक मार दी। कितना सिंपल सवाल था, इतना आपको सोचना ही नहीं था। यहीं पे लगा झटका, यहाँ पे जहां पे भी साफ चेंज होगा, तो वेलोसिटी में साफ चेंजिंग आया है, तो वेलोसिटी में अगर साफ चेंजिंग आया है तो वहां पे एक इंपल्सिव फोर्स लगा है, तभी साफ चेंजिंग आ रहा है। नहीं तो ग्राफ स्मूथ होगा, ग्राफ चलेगा स्मूथ। ग्राफ में अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में कहीं पे साफ चेंजिंग आ गया, तो साफ चेंजिंग का मतलब है वहां पे इंपल्सिव फोर्स लगा है कि नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल तो सिंपल था बच्चा, इसके जस्ट यहाँ पे इंपल्स लग रहा है, इसके जस्ट पहले वेलोसिटी और इसके जस्ट बाद वेलोसिटी, दोनों को माइनस कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम में चेंज आ गया। जो मोमेंटम में चेंज आएगा वही इंपल्स होगा। ये आपको समझाने के लिए पूरा कहानी बताए हैं। आगे ले जाते हैं। A body of mass 3.513 kg एंड वेलोसिटी, स्पीड दिया हुआ है 5.00 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड एज। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या किया जाए सर? इतना सिंपल सवाल, m इंटू भी पूछ रहा है। हाँ बोले सिंपल, m इंटू भी पूछ रहा है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को यूज किया है 5.00। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को यूज किया है। आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल याद हैं तभी सवाल सही कर पाओगे। पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, हम मोबाइल से कर लेते हैं, आपको खुद से करना है। 3.513 इंटू 5, तो ये आ गया 17.565। आप टक से ये आंसर मार दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए दो टर्म को, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जिस दोनों को मल्टीप्लाई करना है उस दोनों इंडिविजुअल को देखें, तो इसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर, बस 3 ही, 1 2 3, तो रिजल्टेंट में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो रिजल्टेंट में अगर 3 सिग्निफिकेंट, जिस इंडिविजुअल के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, रिजल्टेंट के पास भी वही मिनिमम होना चाहिए। ये प्रोडक्ट के रूल हैं, रूल टू प्रोडक्ट टू नंबर्स। तो भाई इस दोनों को हमको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जिस 6 को हटा रहे हैं वो 5 से ज्यादा है, तो इसके प्रीवियस वाला टर्म 1 से बढ़ जाएगा, तो हो गया 17.6। और आपका आंसर ये है कि नहीं? ये सवाल सिंपली क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर का था। देखने में आसान लगा, इतना आसान सवाल, लेकिन बच्चा आसान नहीं है। गलती की आप सोचो, जिस बच्चे को सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान में होगा उसके तो सवाल लॉलीपॉप सवाल, तुरंत 2 सेकंड के अंदर सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ प्लेयर काउट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। क्रिकेट बॉल है जिसका मास क्या दिया हुआ है? 150 ग्राम, का मतलब 150 kg, मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड।
20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, बॉल आया, अब कैच करेगा तो तुरंत तो कैच नहीं कर लेता है, कैचिंग में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा हाथ पीछे करता है, तो थोड़ा सा हाथ पीछे करता है तो ही तो कैचिंग प्रोसेस है। तो कैचिंग प्रोसेस क्या है, मतलब 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड में वेलोसिटी जो हुआ है वो 20 से 0 हुआ है। मतलब 20 से वेलोसिटी 0 होने, जो 20 से आ रहा था आपने इसको 0 किया, तो उसको 0 करने में 0.1 सेकेंड लगा दिया। तो आपसे पूछा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, बॉल ने हैंड पे क्या फोर्स लगाया, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हमें तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। पी फाइनल क्या है, यहाँ पे एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मास दिया हुआ है 0.15, व्हाट इज द वी फाइनल, वी फाइनल 0 है, वी इनिशियल 20 है, टाइम 0.1 सेकेंड। अब देखो ये टाइम को जितना ज्यादा रखोगे फोर्स उतना कम लगेगा, फोर्स जितना कम लगेगा उतना ही हम इजिली कैच करते हैं। बहुत हम तो ज्यादा चोट लगेगा, बहुत कितना हाथ ऐसे से हो जाएगा, और चोट कम लगेगा। चोट कम लगना है थोड़ा सा आप उसको टाइम ले, थोड़ा सा ऐसे करें। इसलिए जब भी आप क्रिकेट मैच देखना तो गौर करना, हर एक लोग हाथ पीछे करता है। अगर हाथ पीछे नहीं करेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो बॉल उछल के बाहर निकल जाएगा, बॉल क्या होगा, उछल के बाहर निकल जाएगा। इसीलिए सभी लोग हाथ पीछे करते हैं और एक टाइमिंग लेते हैं कैच करने में, है कि नहीं। उसी कॉन्सेप्ट पे एक आपसे सवाल पूछ लिया गया, सिंपली यूज कर लिए, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, a block is kept on a frictionless inclined surface with angle of inclination alpha. The incline is given a acceleration a to keep the block stationary. The alpha is equal to, बोला ये गया है कि अगर इंक्लाइन प्लेन को रखोगे फिक्स्ड और इस पे एक ब्लॉक को रिलीज कर दोगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा एक्सीलरेशन जी साइन थीटा से, जहां पे थीटा ये था। ये स्लाइड, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में, ये जो स्मॉलर ब्लॉक है वो बेज के रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे, मतलब बेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, तो इसीलिए क्या किया, बेज को एक्सीलरेशन दे दिया गया। द incline is given a acceleration a, acceleration दिया गया है to keep the block stationary with respect to wedge, या incline बोल लो, एक्सीलरेशन है टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। तो पूछा बताओ अल्फा क्या है, बताओ अल्फा क्या है। अब तुम खुद सोचो कि अगर सर अगर हम बेज पे बैठ जाएं, अगर हम बेज पे बैठ जाएं, किस कौन हमारे लिए फ्रेम कौन होगी, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ बैठ गया है, ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन वेज, ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन वेज। अब वेज पे वो बैठ गया तो ऑब्जर्वर के लिए वेज रेस्ट में आ गया। अब जो भी कहानी देखेंगे हम वेज पे बैठ कर देखेंगे, क्योंकि वेज पे बैठ कर देखेंगे तो हमें ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई देगा, हमें ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में, वो ऑब्जर्वर जो वेज पे है। अच्छा सर एफबीडी बना, तो एफबीडी बनाएंगे तो इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ये अल्फा दिया हुआ है, इधर लगेगा mg। थोड़ा कंपोनेंट लेते हैं तो आपको पता है कि ये एंगल क्या है, थीटा, इतना तो आपको पता होगा, ये थीटा कैसे वो भी देख लो। यहाँ पे अल्फा दिया है तो यहाँ लेते हैं अल्फा, ये इंक्लाइन है, ये वर्टिकल है और ये नॉर्मल है, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा और ये पूरा 90, तो ये अल्फा, ये नॉर्मल टू इंक्लाइन है, ये वर्टिकल है, इंक्लाइन पे वर्टिकल। तो देखना इंक्लाइन पे जो नॉर्मल गिराते हैं वो वर्टिकल के साथ कौन एंगल बनाता है, ये वाला एंगल बनाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंक्लाइन पे आप नॉर्मल गिराओगे तो वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाएगा
जो एंगल इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ये बहुत सारे सवाल में यूज में आता है, ये अल्फा वही लिखे हैं। तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा। सॉरी, अल्फा लिखा हुआ है तो हमें अल्फा लिखना चाहिए, थीटा बोलने का आदत हो गया है। तो ये हो गया सिंपली mg sin अल्फा, और ये हो गया mg cos अल्फा। तो डायग्राम दोबारा देख लेते हैं। ये एंगल अल्फा है, इधर लगा नॉर्मल, इधर लगा mg cos अल्फा, और इधर लगा mg sin अल्फा। ठीक है सर, इसने इसको बैलेंस कर लिया, लेकिन इसको तो कोई बैलेंस कर नहीं रहा है, मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स और लगना चाहिए, तभी तो इसको बैलेंस करेगा। क्योंकि इसको बैलेंस नहीं करेगा कोई, तो ये कैसे स्टेशनरी रहेगा इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में। तो इस पे आप लगाएं, बताओ इस पे सूडो फोर्स किधर लगाओगे? इस पे सूडो फोर्स पीछे लगाओगे, तभी तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ करके इसको बैलेंस कर लेगा। अब अगर इसको सूडो फोर्स इधर लगा रहे हैं, मतलब हमें इसका एक्सीलरेशन इधर देना पड़ेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है हमें इधर, वो देखे भी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है। मतलब इसको राइट की ओर एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, और राइट की ओर एक्सीलरेशन दोगे तभी सूडो फोर्स पीछे लगेगा, m इंटू ए। क्योंकि आप जिस फ्रेम पे बैठे हो वो कौन सा फ्रेम है, वो एक्सीलरेटेड फ्रेम है, तो सूडो फोर्स लगेगा। बताओ ये एंगल अल्फा, तो ये है इसके पैरेलल, तो ये भी अल्फा, तो ये क्या होगा, ये हो गया एम ए कॉस अल्फा, और ये हो गया एम जी साइन अल्फा, एम ए साइन अल्फा। तो इधर एक फोर्स लग गया एम ए कॉस अल्फा, और यही सूडो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इधर हो गया एम ए साइन अल्फा। तो नॉर्मल फोर्स दोनों का सम हो गया, और सूडो फोर्स का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लिया। तो लिखोगे एम ए कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, वेयर m से m कैंसल, यू कैन राइट a इक्वल टू g tan अल्फा। मतलब आपको जो एक्सीलरेशन देना पड़ेगा वो g tan अल्फा के बराबर है कि नहीं। तो बताइए, आपसे पूछा देन अल्फा इज इक्वल टू, देन अल्फा तो नहीं पूछना, हाँ अल्फा क्या है भाई, हाँ तो ये क्या हो गया, सिंपली यू कैन राइट a बाई जी इक्वल टू tan अल्फा। इट मीन्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन में गलती कर दिया है, जी टेन अल्फा ये बोल दिया है। अगर ये अल्फा पूछ रहा है तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, आप लोग पढ़े भी होंगे, ए इक्वल टू जी टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू ए बाई जी, मतलब एक्सीलरेशन जी टेन अल्फा के बराबर राइट की ओर देंगे, तभी ये ब्लॉक इसके वे इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मतलब ए इक्वल टू जी टेन अल्फा, वो भी राइट की ओर। तो बताओ क्या हो गया, टेन अल्फा इक्वल टू ए बाई जी, मतलब अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई, है कि नहीं। सिंपली आपका ये, तो यहाँ पे जहाँ पे अल्फा है वहां पे इसको ए लिखना चाहिए था, और अगर यहाँ पे ए लिख देगा तो ए इक्वल टू जी टेन अल्फा आ गया, तो ऑप्शन बी मिसप्रिंट हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, टू मास m1 and m2 tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when lift is free to move? ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये है सिंपली 5 kg, ये है सिंपली कितना 4.8 kg। अब देखिए ध्यान से कि अगर इसका मास ज्यादा है तो लॉजिकल सा बात है ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो अगर इसका एफबीटी बनाओगे m1 का,
ऊपर लगा टेंशन, नीचे लगा M1G, है कि नहीं? अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पे ऊपर लगा टेंशन, नीचे लगा M2G। अब सोचो अगर इसका एक्सीलरेशन A तो इसका भी एक्सीलरेशन A, लॉजिकल सा बात। इसका एक्सीलरेशन A तो इसका भी एक्सीलरेशन A, क्योंकि ये लाइट ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो इसका एक्सीलरेशन A नीचे, इसका एक्सीलरेशन A ऊपर। तो देखो हमने एक्सीलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर दिया और दोनों ब्लॉक के एफबीडी को भी बना दिया। अब क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक पे न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। न्यूटन नाम ही है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अगर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए सीख गया तो ये चैप्टर सीख गए। तो हमने दोनों का एफबीडी बनाया, सारे फोर्स को रिप्रेजेंट किए, दोनों का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दिखाए। अब लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। चूंकि इसका एक्सीलरेशन नीचे है तो ये फोर्स ज्यादा है, तो लिखोगे नेट फोर्स इक्वल टू M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू A। ये मास M1 है, ये मास क्या है, M1 है। ये इक्वेशन फर्स्ट। इस पे इसका एक्सीलरेशन ऊपर है तो मतलब T ज्यादा है, तो लिखोगे T माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू A। एक बात बताओ बच्चा, क्या अननोन है? अननोन एक टेंशन है, अननोन एक एक्सीलरेशन है। तो दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। यहाँ पे M1 दिया हुआ है और यहाँ पे बस M1 का वैल्यू पुट कर लो, आगे आपका आंसर आपके हाथ में। इस सवाल के लोग ट्रिक बनाते हैं, हम उस ट्रिक का लॉजिक भी दे रहे हैं। मेथड 2, क्या करो, इस ब्लॉक को थोड़ा सीधा कर लो, ये दोनों ब्लॉक जो है इसको थोड़ा सीधा कर लो, ऐसे कर लो। तो अगर ब्लॉक को ऐसे कर लोगे और इसको रख दो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, किस पे रख दो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको रख दोगे तो मानते हैं ये है M2 और ये मान लेते हैं M1। तो इस पे इधर फोर्स लग गया M1G, ये वाला, ये M1G इधर लग रहा है और इधर से M2G इधर लग रहा है, और ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। तो हमने इसको सीधा कर दिया, इधर लगा दिया M1G, इधर लगा दिया M2G। अब चूंकि ये फोर्स ज्यादा है, इधर लग रहा है क्या, M2G। चूंकि ये फोर्स ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो एक्सीलरेशन इधर आएगा, इसका भी एक्सीलरेशन A इधर, इसका भी एक्सीलरेशन A इधर, क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इसका लेंथ चेंज नहीं कर रहा है। तो सिंपल लिखोगे एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स क्या आ गया, M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास। आ गया एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन आ गया तो सवाल हो गया खत्म। एक्सीलरेशन ही तो पूछा था, कितना सिंपल है। और ये काम तो अपने मन में कर लोगे, M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन इसको इस वाले लॉजिक में फिट करते हैं, है कि नहीं। अब सोचो किसी एक का एफबीडी बना लो, इसका एफबीडी बना लें। बस सोचो इसका एक्सीलरेशन इधर है तो लिखोगे इधर अगर टेंशन लग रहा है, यू कैन राइट M1G माइनस टेंशन नेट फोर्स इक्वल टू M1 इंटू A। तो सोचो अगर एक्सीलरेशन आ गया है इस वाले फॉर्मूला से, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो टेंशन भी आ गया, सवाल खत्म, है कि नहीं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या है, A machine gun fires a bullet of mass 10 ग्राम with a velocity of 12 मीटर पर सेकेंड। एक मशीन गन है, उससे बुलेट फायर कर रहे हैं, धर 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 धर। अब बुलेट का स्पीड क्या है, 1200 मीटर पर सेकेंड, 1200 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो द मैन होल्डिंग इट, एक बुलेट का मास है 40 ग्राम। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन। अब समझो ध्यान से कि मान के चलो कि ये गन है, सपोज दैट ये आपका गन है, ये मशीन गन मान लेते हैं। तो अगर बुलेट बाहर निकला, अगर बुलेट इससे बाहर निकला, बुलेट ये मान लो बुलेट है, ये मान लो बुलेट, तो बुलेट बाहर निकला तो बुलेट पे इधर फोर्स लगा। अब बुलेट पे इधर फोर्स लगा तो बुलेट गन पे इधर फोर्स लगाया। अगर गन बुलेट पे इधर फोर्स लगाया तो बुलेट बाहर निकला, तो बुलेट गन पे इधर फोर्स लगाया, तो ये गन पीछे आएगा। अगर इस पे फोर्स लगा तो गन ये पीछे आएगा। अगर गन पीछे नहीं आ,
और गन ये पीछे आएगा, उसको बोलते हैं रिक्वाइल कर रहा है। तो गन क्या करेगा, मैन जो है, आदमी जो है, वो गन को पीछे आने नहीं देगा, तो इधर फोर्स लगाएगा F, सेम फोर्स F। और बोला है कि ये मैक्सिमम लगा सकता है 144 न्यूटन, 144 न्यूटन। तो बोला गया हाउ मेनी बुलेट कैन ही फायर पर एट द मोस्ट, एक मतलब कि पर सेकेंड वो मैक्सिमम कितना बुलेट फायर कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? बुलेट निकलेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स आएगा तो ये फोर्स आएगा, और ये फोर्स आएगा तो ये फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी गन जो होगा स्टेशनरी रहेगा। तो गन पीछे फेंका गया, धक्का देगा मैन पीछे, तो इस फोर्स को मैन बैलेंस करेगा। तो कुल मिला के 1 सेकेंड में आदमी कितना बुलेट छोड़ेगा, ये टोटली उस बात पे डिपेंड कर रहा है वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगाता है। हम इस पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएंगे उस बात पे डिपेंड करेगा कि हम 1 सेकेंड में कितना बुलेट छोड़ रहे हैं। तो मैक्सिमम इतना लगा रहा है, मैक्सिमम कितना लगा रहा है, इतना लगा रहा है। तो सोचो इसको मान लेते हैं फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। हम लेते हैं, यहाँ बोला है पर सेकेंड का बात कर रहा है, पर सेकेंड, तो हम इसको मान लेते हैं चेंज 1 सेकेंड। तो मतलब जो फोर्स लगा वो क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। एक मोमेंटम में 1 सेकेंड में बुलेट के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वही तो फोर्स होगा। अरे है कि नहीं? 1 सेकेंड में बुलेट के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वही तो फोर्स होगा। तो यहां लिखोगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट इनटू बुलेट फायर्ड इन 1 सेकेंड। एक बुलेट के मोमेंटम में क्या चेंज आया और 1 सेकेंड में कितना बुलेट फायर किया, वही तो है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज आएगा वही फोर्स है। तो एक बुलेट के मोमेंटम में क्या चेंज आया, डेल्टा पी ऑफ 1 बुलेट, और 1 सेकेंड में आपने कितना बुलेट छोड़ दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी इन 1 सेकेंड। सिंपल है एकदम। अब लिखोगे ये इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ वन बुलेट इनटू क्या करेंगे हम, एन, इसको मान लेते हैं एन, और यही आपको एन निकालना है। तो सोचो ये दिया हुआ है 144, डेल्टा पी कितना है भाई, मास दिया है 40 इंटू 10⁻³ वी फाइनल कितना है 1200 माइनस 0, चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास चेंज इन मोमेंटम इंटू एन। अब यहाँ से आप एन करोगे तो आएगा कितना 3, जो भी आए 3 4 जो भी आए 3 4 वो टिक मार दोगे। अरे क्लियर है क्या, सिंपल सा सवाल। मतलब अगर 1 सेकेंड में ज्यादा बुलेट छोड़ रहे होंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए, इसको गन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो अगर वो 144 न्यूटन लगाएगा तो एन ही बुलेट छोड़ेगा, तो आप ये एन निकाल सकते हो, एन बुलेट पर सेकेंड। क्लियर है? हम लोग और आगे बढ़ते हैं।